नमस्कार। आपको माँ सृष्टि कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर पहला जीएस का वीडियो सौर मंडल का प्राप्त हो चुका है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज दूसरा क्लास पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी की गतियों के बारे में आज बताया जाएगा। हमारी जो पृथ्वी है किस प्रकार से क्या क्या गतियाँ करती है और उससे मूल रूप से कौन कौन से सवाल अक्सर प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो एक तो आपको कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, टोटल क्वेश्चन चित्र से ही समझ में आ जाएंगे और देख के इस तरीके से बताया जाएगा आपको याद भी हो जाए, शायद कभी जीवन में फिर न भूलो दोबारा से। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं पृथ्वी से संबंधित प्रश्न। हमारी जो पृथ्वी है वो एक सौर मंडल का अनोखा ग्रह है। इसी पर जीवन है और पृथ्वी को अध्ययन के तौर पर हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। जैसे ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। इसी प्रकार सपोज दैट ये पृथ्वी है, मान लो तो ये पृथ्वी का यदि बीच से दो हिस्से कर दिए जाए तो ऊपर का मान लो ये गोला है, पृथ्वी एक गोला है, गोले का ऊपर का भाग हो जाएगा उत्तरी उत्तर, जिसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी गोले का आधा हिस्सा। नीचे का जो हिस्सा है दूसरा दक्षिण साइड में इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। बहुत से लोग ये नहीं जानते दक्षिणी गोलार्ध क्या है। सीधे से शब्दों से पता लग रहा है कि जो दक्षिण का हिस्सा है गोले का वो दक्षिणी गोलार्ध। गोले के दो हिस्से हो गए, आधा गोला ऊपर का आधा नीचे का। तो नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध। अब जैसे हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, इंडिया यहाँ है, तो जो उत्तरी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, जो ऑस्ट्रेलिया है ये दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसे आपका यूएसए यहाँ है तो उत्तरी गोलार्ध में। तो इसी हिसाब से जो जीरो अक्षांश से या विषुवत रेखा से ऊपर के गोले का टोटल जो हिस्सा है उससे उत्तरी गोलार्ध पर बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो जैसे चाइना है, रूस है, अमेरिका है, यूरोप है, इटली है, टोटल उत्तरी गोलार्ध। ज्यादातर स्तर खंड उत्तरी गोलार्ध में और जल भाग पृथ्वी का वो दक्षिणी गोलार्ध में। आज हम लोग इन्हीं सभी पृथ्वी की गतियों से संबंधित क्वेश्चन, पृथ्वी की गतियों से संबंधित चीजों का अध्ययन करेंगे। चलो अब देखते हैं चीज को क्रम से। हमारी पृथ्वी दो गतियां करती है। पृथ्वी की दो गतियां हैं। पहली गति है इसकी घूर्णन, इसी को बोलते हैं दैनिक गति। दूसरी जो गति है पृथ्वी की वो है परिक्रमण और इसी को बोलते हैं वार्षिक गति। अक्सर परीक्षा में परिक्रमण और एक शब्द और है परिभ्रमण, इसी का दूसरा नाम है परिभ्रमण। यहां स्टूडेंट परिक्रमण परिभ्रमण में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा से सीधे समझ रखो परिक्रमण। तो पृथ्वी एक तो काम क्या करती है, जैसे मान लो सूर्य है, ये सूर्य की परिक्रमा करती है अपने अक्ष पर। इस तरीके से सूर्य की क्या करेगी, परिक्रमा। तो सूर्य की जो परिक्रमा करती है पृथ्वी इस प्रकार से एक वर्ष में, इसे ही बोलते हैं परिक्रमण। सीधे परिक्रमा से बना इसे। परिभ्रमण दूसरी जो गति है पृथ्वी की, वो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में जो घूम जाती है उसे हम बोलते हैं परिभ्रमण।
या घूर्णन या दैनिक गति। इन दोनों गतियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है और अक्सर यहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिक्रमण से एक तो ऋतुएं चेंज होती हैं, जो हमारी ऋतुएं हैं तीनों, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये परिक्रमण से चेंज होती हैं। और जो इसे बोलते हैं जैसे दैनिक गति, तो दिन जो है ना घूर्णन से होते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में पश्चिम से पूरब को घूमती है, इसी को बोलते हैं घूर्णन गति, पश्चिम से पूरब। अब ये गति, इससे घूमने से क्या होता है कि दिन रात होते हैं। जो भाग पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने रहता है उधर दिन होता है, जस्ट उसके पीछे वाले भाग में रात होती है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, तो दिन रात होते हैं वो घूर्णन से होते हैं या भ्रमण के कारण होते हैं। हमारी जो ऋतुएं चेंज होती हैं, वो आपकी परिक्रमण से होती है। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये जो वार्षिक गति है तो वर्ष में, और ये जो काम करती है पृथ्वी 365 दिन 6 घंटों में करती है। और ये आपका 24 घंटे में होता है। परिक्रमण और परिभ्रमण अब आपको समझ में आ गया होगा। जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसे परिक्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। घूर्णन से ही दिन रात होते हैं और परिक्रमण से ऋतुएं चेंज हो जाती हैं। अब इसके आगे भी पृथ्वी की और गतियां हैं, सो देखिए। पृथ्वी जब परिक्रमण करती है सूर्य का, उस समय 2 कंडीशन बन जाती है। एक कंडीशन बनती है उपसौर और दूसरी बन जाती है अपसौर। उपसौर इसी दौरान, और दूसरी बनती है अपसौर। उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर। जैसे उपराष्ट्रपति, उप जिलाधिकारी, यानी जिलाधिकारी के बिल्कुल नजदीक, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बिल्कुल नजदीक। उप का मतलब है समीप, तो शब्द से ही पता लग जाता है पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक समीप होती है, इसे बोलते हैं उपसौर। जब पृथ्वी अपने परिक्रमण अक्ष में सूर्य के जब पास होती, मान लो जो पृथ्वी है अब यहां जो पास में, इसे हम बोलते हैं उपसौर। और जब ये जो कंडीशन होती है उपसौर वाली, वो आपकी 3 जनवरी को होती है। और जब पृथ्वी सबसे अधिक दूर होती है, मान लो ये दूरी अधिक हो गई, इधर यहां है पृथ्वी सूर्य से, यानी ये दूरी अधिक है, इसे बोलते हैं हम अपसौर। जस्ट उसका उल्टा अधिक दूर, तो ये जो होती है वो 4 जुलाई को होती है। ये क्वेश्चन भी अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, उपसौर और अपसौर। ये तो लोग जानते हैं, एक कंडीशन में पास में, एक में नजदीक है, परंतु ये भूल जाते हैं कौन सी कंडीशन पास की और कौन सी नजदीक की है। तो आपको इस शब्द से ध्यान रखना है, उपमाने समीप, पास। तो इस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक पास होती है, इसे हम बोलते हैं उपसौर। जब सबसे अधिक दूर होती है उसे हम बोलते हैं अपसौर। 4 जुलाई को होती है और 3 जनवरी को होती है।
कंडीशन में जो दूरी होती है सूर्य पृथ्वी से सूर्य की, वो 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और इस कंडीशन में जो सबसे नजदीक की होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ये दो कंडीशन है, एक उपसौर है, अपसौर है। परिक्रमण के दौरान ही ये दो कंडीशन बनती है। यहां से भी अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि दिन रात कैसे होते हैं, दिन छोटा कैसे होता है, बड़ा कैसे होता है, गर्मी किस गोलार्ध में अधिक होती है, सर्दी किस गोलार्ध में अधिक होती है। यदि पृथ्वी को हम स्थिर मान लें, पृथ्वी को स्थिर मान करके तब सूर्य से तुलना की जाए तो सूर्य भी दो प्रकार गतियां करता है। सूर्य की जो गतियां होती है उससे भी हमारी पृथ्वी पर, हमारी दिनचर्या पर असर पड़ता है। दिन रात अलग अलग चेंज हो जाते हैं। तो जो आपकी जो बीच की जो रेखा है, जीरो अक्षांश रेखा है, इसी को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ऊपर जो 23.5 अंश उत्तर में ये कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण में ये है मकर रेखा। अब सूर्य इन रेखाओं पर भी अलग अलग टाइम पर दिखाई देता है। अब देखिए यहां से 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ रही होती है। तो कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो सीधा स्वाभाविक है, सूर्य तो प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी दे रहा है, तो सीधा है गर्मी देगा। तो उस समय इस पृथ्वी के ऊपर के गोले में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक गर्मी होगी और इस दर होगी ग्रीष्म ऋतु। जस्ट इसके विपरीत वाली जो स्थिति है मकर रेखा पर, इसका हमेशा उल्टी कंडीशन होगी, यहां पर होगी शीत ऋतु। ऊपर ग्रीष्म ऋतु होगी तो जस्ट विपरीत मकर रेखा पर शीत ऋतु होगी। 21 जून सूर्य यहां पर चमकेगा कर्क रेखा पर। जब यहां गर्मी होगी और यहां दिन होंगे बड़े, रात दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, ध्यान रखना है। जस्ट इसके विपरीत में मकर रेखा पर यहां दिन बड़े होंगे तो यहां दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी। जैसे कि हमारे यहाँ सर्दियों में कर्क रेखा पर हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर सर्दियों में रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। उस वही कंडीशन सेम जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु हो गई तो यहाँ शीत ऋतु हो गई, तो शीत ऋतु वाली कंडीशन उस समय मकर रेखा पर होगी। पूरी दुनिया में मकर रेखा पर जो देश पड़ रहे होंगे, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका चिली है, अन्य कई देश है। जैसे आपको उत्तरी गोलार्ध में जो देश मकर रेखा पड़ रहे होंगे, टोटल देशों पर वही कंडीशन बन रही होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कर्क रेखा पर जब सूर्य होगा तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसके जस्ट विपरीत मकर रेखा पर शीत ऋतु होगी। फिर सूर्य चलते चलते धीरे धीरे आएगा 21 जून के बाद आपका भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा 23 सितंबर को, यहां पहुंचेगा, तब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होंगे, समान होंगे। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न झुकी होती, पृथ्वी का एक
एक प्रक्रिया दूसरी ये हो अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। जो कंडीशन आपको दिखा रहे हैं ये कंडीशन प्रॉपर इस तरीके से नहीं है ये। अब ये जो अपने अक्ष पर न झुकी होती ना तो हमेशा ही पूरी दुनिया में दिन रात बराबर होते, दिन में जो रात छोटा बड़ा होता वो नहीं होता। देखिए तो यहाँ पर 23 सितंबर को सूर्य धीरे धीरे सूर्य पर पहुंचेंगे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। अभी बताया कि मकर रेखा पर जो सूर्य पहुंचेंगे तो यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा। अब यहाँ सूर्य का प्रकाश सीधा होगा, सीधा फोकस होगा सूर्य का, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु होगी, दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। इसके बाद सूर्य फिर पुनः वापस लौटेंगे यहाँ से और आएंगे आपके 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर। फिर पूरी दुनिया में दिन रात बराबर होंगे और फिर धीरे धीरे 21 जून को यहाँ पहुंचेंगे। तो ये 3 कंडीशनें बनती हैं। इन दोनों कंडीशनों को अलग कर दें तो 4 कंडीशन बन जाती है। 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च। इन कंडीशनों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन नाम है जब सूर्य 21 जून को मकर रेखा पर होता है तब इसे बोलते हैं ग्रीष्म अयनात। ग्रीष्म अयनात बोलेंगे। जब सूर्य आपका 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होगा तो इसे बोलेंगे शीत अयनात। जब सूर्य यहां पर होगा इसे बोलते हैं विषुव। अब विषुव होगा इसकी भी 2 कंडीशन बन जाती है। एक कंडीशन आपकी तो बनती है सितंबर वाली, 23 सितंबर वाली, इसे बोलेंगे शरद विषुव। और दूसरी है 21 जून वाली, इसे बोलेंगे बसंत विषुव। या आप ऐसे शरद अयनात और इसे बोलेंगे बसंत अयनात। यहां भी कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, 21 मार्च को हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है, उसी से इसका नाम पड़ा है बसंत विषुव या बसंत अयनात। 23 सितंबर को क्या होता है, क्या बसंत ऋतु आने वाली हो। 23 सितंबर के बाद हमारे यहाँ सर्दी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं शरद विषुव या शरद अयनात। सीधे से आपको ध्यान रखना है। एक चीज को अपने से जोड़ दो। मान लो आप कर्क रेखा पर रह रहे हो तो कर्क रेखा पर 21 जून को सीधे सूर्य का प्रकाश रहता है, जो दिन बड़े होते हैं, ग्रीष्म ऋतु होती है, जस्ट इसका उल्टा होता है मकर रेखा पर। उस समय 21 जून को मकर रेखा पर सर्दी होगी, शीत ऋतु होगी और शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है। उसका जैसे ही 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर सूर्य होगा तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो सूर्य पृथ्वी की कुछ गति हो रही है तो मैं आपका जो ग्रहण उसे भी आज समझा दें आपको। आप लोगों ने ग्रहण तो सुना भी होगा, देखा भी होगा और जानते भी होंगे।
सीधे देसी भाषा में समझो, ग्रहण में होता क्या है कि जब सूर्य हमें पूरा दिखना चाहिए, सूर्य पूरा नहीं दिखता है, चंद्रमा पूरा दिखना चाहिए, चंद्रमा पूरा नहीं दिखता है, तो हम लोग कहते हैं ग्रहण पड़ गया है इस पर। जब वो पूरा न दिखे तो ग्रहण होता है। अब देखिए जो चंद्रमा होता है वो प्रतिदिन पूरा तो नहीं दिखता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होते हैं। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य का प्रकाश जितने हिस्से पर पड़ता है उतना ही चंद्रमा चमकता है। अब चंद्रमा प्रतिदिन पूरा नहीं दिखता है, चंद्रमा पूरा दिखेगा पूर्णिमा के दिन। आप लोग सभी जानते हैं चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है। अब पूर्णिमा के दिन पूरा दिखना चाहिए, उसी दिन पूरा जब नहीं दिखेगा तब हम मान लेंगे कि ग्रहण पड़ गया। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, तो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है, इसी दिन ही पड़ेगा, अन्यथा तो पूरा दिखता ही नहीं है कभी, तो हम कैसे मानेंगे कि ग्रहण पड़ गया। तो ये ध्यान रखना है। अक्सर मुझसे पूछा जाता है चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण आपका पड़ेगा अमावस्या के दिन। ये क्लियर हो गया कौन सा ग्रहण कब पड़ेगा, ठीक है। पूर्णिमा के दिन ही पूरा दिखेगा, जैसे कि पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण पड़ेगा चंद्र ग्रहण, और इसका जस्ट उल्टा अमावस्या को पड़ता है आपका सूर्य ग्रहण। अब एक महीने में, सॉरी एक वर्ष में कितनी बार कौन सा ग्रहण पड़ सकता है। एक्चुअली क्या है, हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा भी अपने अक्ष पर 5 अंश झुका हुआ है। कितना झुका है, 5 अंश झुका है। इसके झुके होने के कारण ये हर पूर्णिमा को एक सीध में ना करके थोड़ा आगे बढ़ जाता है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता, न प्रत्येक अमावस्या को चंद्र ग्रहण पड़ता है, सॉरी सूर्य ग्रहण पड़ता है। पूरी एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ सकता है, तो आप लोग ध्यान से नोट कर लें। ये कंडीशन एक वर्ष में केवल 7 बार हो सकती है, ध्यान रखना। किसी वर्ष में अधिकतम कितनी बार ग्रहण पड़ सकते हैं, तो 7 बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ध्यान रखना है। इसीलिए ध्यान रखना है। अब देखो किन कंडीशनों में कैसे कैसे ग्रहण पड़ते हैं, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आप एक एक ग्रहण को अलग अलग, पहले हम लोग देखेंगे सूर्य ग्रहण। सपोज दैट ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी पर हैं। अब हमें सूर्य पूरा नहीं दिख रहा है, जबकि पूरा दिखना चाहिए, तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, कोई वस्तु होगी जो इसे ढकेगी। तो दूसरी जो चीज ढकने वाली है वो क्या है आपका, वो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, आपको सौरमंडल की क्लास में बताया गया है। और उपग्रह क्या करता है, किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा आपका इस भाग पे पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। अब ये मानो चंद्रमा, ये चांद है। अब ये हम पृथ्वी से सूर्य को देख रहे हैं, हमें सूर्य पूरा नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सी बीच में कौन ढकेगा के, चंद्रमा। एक तो आपको ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या को। कंडीशन क्या क्या बनती है, ये ध्यान रखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और कई लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, फिर दिमाग में नहीं रहता है। वो ऐसे लिख देगा एक ऑप्शन में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाएगा। इस भाग के ऑप्शन बनाएगा, तो आप सीधे दिमाग में ये रखिए, मान लो सूर्य हमें पूरा नहीं दिख रहा है और हम पृथ्वी पर खड़े हैं और बीच में कोई चीज ढकेगी आगे, तो कौन आएगा, चंद्रमा। या हमेशा 3 की ही कंडीशन रहती है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा। सपोज दैट इन दोनों, देखो ये कंडीशन सूर्य आ जाएगा,
पृथ्वी यहाँ है। अब देखो यहाँ चंद्रमा होगा तो चंद्रमा बीच में आ गया, सपोज दैट चंद्रमा यहाँ होगा तो पृथ्वी बीच में आएगी। ये कभी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सूर्य बीच में आएगा, हमेशा या तो चंद्रमा बीच में होगा या पृथ्वी बीच में होगा। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ इस मान लो चंद्रमा की इस कंडीशन, ये कंडीशन है, तो यहाँ पर बीच में कौन होगा? पृथ्वी होगी। तब आपका सूर्य ग्रहण नहीं पड़ेगा, तब पड़ेगा चंद्र ग्रहण। अब आपको चंद्र ग्रहण देख लो। अब आप इसी चित्र पर समझो, मान लो ये चंद्रमा है, चंद्रमा का चांद का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, अभी हमने बताया सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है। जो सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य का प्रकाश जितने हिस्से पर पड़ता है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर पृथ्वी इधर से प्रकाश आ रहा, इतना हिस्सा ढक जाएगा, इतना ही दिखेगा। यहाँ पर पूरा दिखेगा, इधर पीछे बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब आप पूर्णिमा के दिन कंडीशन ये बन जाती है कि चंद्रमा पूरा नहीं दिखता है, वो दिखना चाहिए पूरा। तो कोई ना कोई चीज ढक रही होगी, तो उस समय कौन ढक रहा होगा? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में चंद्र ग्रहण, पृथ्वी बीच में आएगी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी चंद्र ग्रहण में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो आपका पड़ेगा चंद्र ग्रहण। तो ये चीज भी ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक। पृथ्वी की गतियां होंगी, दैनिक गतियों के बारे में बताया गया है। दिन रात होते हैं घूर्णन से, और ऋतुएं जो चेंज होती है वो परिक्रमण से होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।